नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रोज अभय दुबे जी से बातचीत करता हूं। देश के जाने माने पत्रकार हैं अभय दुबे जी। मैंने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की वॉशिंग मशीन कितनी दिन और काम कर सकती है। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी है, वो जेल जाएंगे। और जिस आदमी की बात हो रही थी, वो 24 घंटे बाद डिप्टी सीएम बन गया वहां का। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में इधर घुसते हैं, उधर से क्लीन होकर निकलते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू जो ईडी के निशाने पे थे, जेल काट आए थे, उसको उन सारे आरोपों से मुक्ति मिल गई। साहब, अब आप पे कोई आरोप नहीं है। ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। उधर उत्तर प्रदेश में तरह तरह के कारनामे हो रहे हैं। विधायक जी के थप्पड़ पड़ा था, आपको याद होगा, भाजपा विधायक के। और जिन्होंने मारा था वो पति पत्नी ठाकुर है। और विधायक जी कुर्मी जाति के हैं। अब कुर्मी बनाम ठाकुर की जंग शुरू हो गई। विधायक जी अपने कई दर्जन विधायकों के साथ दाएं बाएं घूमने लगे, मिलने लगे, विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ वहां। और योगी जी के कान खड़े हुए कि पिछली बार भी बगावत ऐसी हो गई थी। उनको लगा कि ऐसा तो नहीं है दिल्ली के इशारे पे फिर 100-150 विधायक इकट्ठे हो जाएं। इस बार तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा 7 दिन बाद उन ठाकुर साहब के, जिन्होंने थप्पड़ मारा था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी सोचिए आप, विधायक के थप्पड़ पड़ा तो विधायक की एफआईआर 7 दिन बाद हो रही है, और बीजेपी का विधायक है। आम आदमी के थप्पड़ पड़ेगा तो उसकी तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी, ऐसा अभय दुबे जी का कहना है। हमने अभय दुबे जी से पूछा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाई दी, अखिलेश दिखाई दिए, राहुल दिखाई दिए, प्रियंका दिखाई दी, उसके मतलब क्या है, और एक हिंदू को डिप्टी सीएम बनाने की राजनीति का अर्थ क्या है। बहुत शानदार बातचीत है। मैं ले चलता हूँ सीधा आपको अभय दुबे जी के पास। पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। प्रधानमंत्री जी के भाषण याद आ रहे थे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मोदी का वादा है। आपको याद होगा। और उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था कि ये मोदी का वादा है। जिन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, वो जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग टाइप का डायलॉग। और जिनके लिए कहा था 70,000 करोड़ के जो घोटाले के आरोपी थे, 24 घंटे में वो डिप्टी सीएम बन गए थे। महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि आपकी वो भ्रष्टाचार वाली बातें कहाँ चली गई। उसके बाद में सरकार जो है वो चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर टिकी है। नायडू साहब जिस आरोप में भ्रष्टाचार में जेल में हुए थे, उसी में क्लीन चिट मिल गई। आज की सब जांच वांच खत्म, ईडी की, नायडू साहब मुक्त। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री कब तक चलती रहेगी? जनमानस में कोई रिएक्शन नहीं होगा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, वो स्वच्छ हो जाते हैं। पब्लिक में रिएक्शन होगा या नहीं होगा कभी भी इस बात का? मेरे ख्याल से पब्लिक एक प्रतिक्रिया तो दिखा चुकी है। लोकसभा चुनाव में पब्लिक ने एक प्रतिक्रिया तो दिखाई है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा और इसी तरीके से वॉशिंग मशीन चलती रही, इसी तरीके से अजित पवार और चंद्रबाबू नायडू ये सब धुल के उसमें साफ होते रहे, हेमंत बिस्व शर्मा साफ होते रहे, ये सब लोग साफ होते रहे, इसमें शुभेंदु अधिकारी साफ होते रहे, तो फिर पब्लिक अपनी दूसरी प्रतिक्रिया दिखाएगी। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं और लोगों को लगता है कि मैं एक फिक्रेबाजी कर रहा हूं। इस बार मतदाताओं ने आधा काम किया है और बाकी काम वो 2029 में पूरा करेंगे। ये मैं अक्सर, मेरे ख्याल से मैंने 4 PM के मंच पे भी ये बात कही है। हरियाणा चुनाव के बाद लोगों को मेरी इस बात पे और भी कम यकीन होगा। वो कहेंगे नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने खोया था वो दोबारा हासिल करने के लिए जा रही है। ये सब बातें की जाएंगी उसमें, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मानना यह है कि लोकसभा चुनाव अलग तरीके से लड़े जाते हैं, विधानसभा चुनाव अलग तरीके से लड़े जाते हैं, दोनों की रणनीतियां अलग अलग होती हैं। और लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय है, और इस बीच में, और मुझे पक्का यकीन है, मुझे और किसी भी, नरेंद्र मोदी पे यकीन है, नरेंद्र मोदी अपनी शैली नहीं बदलेंगे, उनकी वॉशिंग मशीन लगातार चलती रहेगी। ये इसी तरीके से भ्रष्टाचार के मसले का राजनीतिकरण करते रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का भ्रष्टाचार नहीं होगा, और विपक्ष के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहेंगे, उनके ऊपर छापे पड़ते रहेंगे, और जो जांच एजेंसियां हैं वो उनके पीछे पड़ी रहेंगी, पीएमएलए कानून का दुरुपयोग होता रहेगा। ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, और इन चीजों का जो संचित असर होगा, देखिए, ये प्रक्रियाएं 2024 के चुनाव के 2 साल पहले से चलनी शुरू हो गई थी, और 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, उसकी जांच एजेंसियों ने जो किया, उसका संचित असर हमें 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ा। मेरा मानना है कि इस सब प्रक्रियाओं का संचित असर न केवल आंध्र प्रदेश की राजनीति में दिखेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखेगा। ये 2029 के चुनाव में जरूर दिखेगा।
देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें जो प्रदेश हैं, उन सबकी, हर प्रदेश की स्थिति एक दूसरे से अलग-अलग है। एक दूसरे से अलग-अलग मुद्दे हैं, राजनीतिक संतुलन अलग-अलग है, सामाजिक विन्यास हर प्रदेश का अलग-अलग है। तो प्रदेशों के चुनाव लड़े जाते हैं, वो अलग तरीके से लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव एक ही तरीके से लड़ा जाता है और पूरे देश में लड़ा जाता है और वो एक सा चुनाव होता है। इसलिए उसके अंदर जो प्रतिक्रिया होती है, थोड़े बहुत असर के साथ में अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है और मुझे लगता है कि लोकसभा की जब राजनीति रंग पकड़ेगी, उसके बाद में ये तमाम मुद्दे और प्रभावी होंगे। ये बात ठीक है, लेकिन मोदी जी को तो लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमें तो जो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए बस, कि वो जो जीत जाए वो आ जाए। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में जब आज शपथ ग्रहण हुआ तो लोग चौंके। डिप्टी संजय स्पीकर जी, माफ कीजिए, बीच में एक बात कह दूं। देखिए, अभी तो पहली साल भी खत्म नहीं हुई है नरेंद्र मोदी की। हरियाणा चुनाव में उन्होंने एक असाधारण जीत भी हासिल कर ली है। इस असाधारण जीत का जब डिकोड किया जा रहा है, तो उसमें से कुछ और निकल रहा है, जिसका कुछ कुछ जिक्र मैंने कल अपने कार्यक्रम में आपके साथ बातचीत में किया था। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बड़े पैमाने पर देश में तरह तरह से कही जा रही है। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष ने चुनाव आयोग से लेकर अदालत तक और अदालत से लेकर सड़क तक इस प्रश्न को नहीं उठाया कि हरियाणा के चुनाव में जनादेश कैसे चोरी किया गया, किस तरह मैंडेट लूटा गया, अगर ये नहीं किया, तो फिर ये प्रक्रिया ऐसी तरीके से जारी होती रहेगी। विपक्ष किसी भी राज्य में कोई चुनाव नहीं जीतेगा और लोकसभा चुनाव भी नहीं जीतेगा। इसको हम लोग पूर्व घोषणा के तौर पर कह सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगले 4 साढ़े 4 साल भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे सुनिश्चित किए जाएं, इनकी लड़ाई के साल होने वाले हैं। लग तो रहा है और माहौल। हम और आप जो बोल रहे हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, जो बहसें करते हैं, जो तर्क देते हैं, आप देखिएगा कि ये तमाम तर्क इसी लड़ाई, इसी बहस के इर्द गिर्द काफी आयोजित होने वाले हैं। लग तो रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में डिप्टी सीएम के नाम को सबने चौंका दिया। सुरेंद्र चौधरी, जम्मू प्रभाग, कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक बड़ी लंबी राजनीति हिंदुओं को भी समायोजन करने की, जो बीजेपी हिंदू राजनीति का कार्ड खेलती रहती है, उसको भी खत्म करने की। दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि भाई वहाँ समाजवादी पार्टी ने अलग से कैंडिडेट लड़ाए थे, लेकिन आज के जब शपथ ग्रहण हो रहा था मुख्यमंत्री का, तो सब थे वहाँ। राहुल थी वहाँ, प्रियंका थे वहाँ, अखिलेश यादव थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे। ये जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, इसमें सामूहिक एकता फिर से दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है इसका महाराष्ट्र की राजनीति से, अगर आप इसको जोड़ के कुछ संकेत निकालेंगे, बताएंगे हमको, क्या लग रहा है? देखिए, अगर राजनीतिक समीक्षा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, ये सरकार कुछ खास तरह की सरकार है। इसमें जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उन्होंने नौशेरा से रविंद्र रैना को चुनाव हराया था, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा के अध्यक्ष थे। रविंद्र रैना की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो ईमानदार नेता माने जाते हैं। उनके पास उन्होंने जो अपना एफिडेविट दायर किया था, उस एफिडेविट में उन्होंने अपनी 1200 मतलब कोई संपत्ति नहीं दिखाई थी। उनके पास कोई घर नहीं है, कोई कार नहीं है, कुछ नहीं, मतलब वो इस तरह की शख्सियत है। लेकिन वो नौशेरा से चुनाव हार गए। ये इस बात का एक सबूत है कि जम्मू में हालांकि भारतीय जनता पार्टी अच्छा लड़ी और अच्छा जीती, कांग्रेस को जितना जीतना चाहिए था उतना कांग्रेस नहीं जीती, तो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में काफी राजनीतिक बेचैनियों का निकट भविष्य में सामना करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इस सरकार में कांग्रेस के मंत्री नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस दो मंत्री पद चाहती थी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको देने को तैयार नहीं थी। ये इससे कांग्रेस को भी संदेश जाता है कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठजोड़ करने के बावजूद भी आपका प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार नहीं रहा है। और चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी उमर अब्दुल्ला ने एक बयान देकर कहा था कि कांग्रेस को जम्मू में जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत वो नहीं कर रही है। ये बाकायदा उनका रिकॉर्ड पे बयान है। तो वो वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी अपने आप को केवल कांग्रेस का नेता नहीं कहते, वो अपने आप को इंडिया गठबंधन का नेता कहते हैं। वो एक भाजपा विरोधी गठबंधन है, उसके शीर्ष नेता है। वहां समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, वहां पर आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, और वो एक तरह से इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन था वहां पर। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि इंडिया गठबंधन की एकता बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके अंदर दिखाई पड़ी है। लेकिन
न केवल हरियाणा का चुनाव बल्कि जम्मू कश्मीर का चुनाव भी कांग्रेस के लिए एक चेतावनी। देखिए, अब सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटें दूनी की और उसके दूने करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया, वैसे ही कहीं कांग्रेस के बुलबुले में कुछ ज्यादा हवा भर गई और उसने उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, उस सतर्कता के साथ चुनाव नहीं लड़ा, उस आत्मविश्वास के साथ चुनाव नहीं लड़ा, उस योजना के साथ चुनाव नहीं लड़ा जिसकी उसे अपेक्षा थी। मैं ये मानता हूं कि तिकड़मों द्वारा और काफी रहस्यमय तरीके से इस जनादेश को चुराया गया है, जनादेश को लूटा गया है, ये मैं ये मानता हूं। लेकिन इससे कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उसकी माफी नहीं मिल जाती। आप राहुल गांधी का चेहरा देख रहे थे उस शपथ ग्रहण समारोह में, वो काफी गंभीर थे। एक चुनावी जीत के मौके पर जब नई सरकार शपथ ले रही हो, उस वक्त जितना प्रसन्न होना चाहिए था उन्हें, उतने प्रसन्न नहीं थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने हरियाणा की पराजय के बाद वक्तव्य भी दिया था कि लोग नेताओं ने पार्टी के हित में काम नहीं किया बल्कि अपने हितों का ध्यान देते रहे। मेरे ख्याल से ये खबर भी निकल कर आई कि जब उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक और दूसरे कांग्रेस नेता थे जो जिम्मेदार थे, उनको बुलाया तो वो लोग भी सही समय पर उनकी मीटिंग में नहीं पहुंचे। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पे राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अपनी पार्टी का कील कांटा दुरुस्त करना पड़ेगा। भाई, एक दो दो भारत में चुनाव होता है तो उसमें आला कमान के और क्षेत्रीय नेताओं के संबंध होते हैं, उसके दो एक्सट्रीम्स होते हैं, दो अतियां होती हैं। एक तरफ ये होता है आला कमान क्षेत्रीय नेताओं की कोई बात मानने से इनकार कर देता है और सारी बातें अपनी उसके ऊपर थोप दी जाती हैं और वो क्षेत्रीय नेतृत्व जो होता है उसकी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उसकी चमक उतर जाती है। दूसरी अति ये होती है कि अपने सारे अंडे वो क्षेत्रीय नेतृत्व की टोकरी में रख देता है, सब उसी की बात मानता है, सारा चुनाव लड़ने का पूरा इंतजाम उसी के हाथ में सौंप दिया जाता है, वही नीतियां बनाता है, वही टिकट बांटता है, सब कुछ वही करता है और आला कमान केवल मूक दर्शक बन के रह जाता है। इसी तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा गया था। छत्तीसगढ़ में अशोक गहलोत सब कुछ कर रहे थे, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सब कुछ कर रहे थे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सब कुछ कर रहे थे। इसी तरीके से हरियाणा में सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे। ये जो कांग्रेस के चुनाव लड़ने की शैली है जिसमें आप क्षेत्रीय नेतृत्व को ही उस प्रदेश का आला कमान बना देते हैं और खुद केवल मूक दर्शक बने हुए किनारे बैठकर देखते रहते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आला कमान को चुनावी रणनीति अपने हाथ में रखनी चाहिए, क्षेत्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने की प्रक्रिया के जरिए, क्षेत्रीय नेतृत्व को उसमें शामिल करने के जरिए। और एक क्षेत्र में केवल एक ही नेता नहीं होता है, एक क्षेत्र में बहुत से नेता होते हैं एक बड़ी पार्टी के। ये कोई कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी नहीं है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस तेलुगु देशम पार्टी भी नहीं है। इसमें एक परिवार का और एक ही व्यक्ति नेता होता है हमेशा और हर वक्त वही नेता रहता है, चुनाव जीता जाए हारा जाए वही नेता रहता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें एक क्षेत्र में उसके नेतृत्व के कई दावेदार होते हैं। वहां पर कुशलता पूर्वक इस तरीके से अपनी बिसात बिछानी चाहिए कि सबको लगे कि उनको नेतृत्व प्राप्त हो सकता है और उनकी भी इस चुनाव में सशक्त भागीदारी है। केंद्रीय नेतृत्व उनकी तरफ भी देख रहा है उम्मीद से कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलेगा। हरियाणा में ये नहीं था, ये छत्तीसगढ़ में भी नहीं था, ये मध्य प्रदेश में भी नहीं था, राजस्थान में भी नहीं था। इन चारों प्रदेशों में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। ये बहुत दुख की बात है कि उन 3 प्रदेशों में चुनाव हारने के बाद में हरियाणा के चुनाव में भी कोई सबक नहीं सीखा गया, उसी शैली में चुनाव लड़ा गया और उसी तरह की मात खाई। आप संजय जी मेरी इस बात पे क्या कहेंगे, आप बताइए। नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक लग रहा है कि अगर आप इतना दखल नहीं देंगे, किसी क्षेत्रीय नेतृत्व को ही सब कुछ सौंप देंगे, परेशानी होगी, स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की बात कर लूं मैं आपसे, 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली महत्वपूर्ण घटना ये आपको याद होगा कि विधायक जी के गाल पे बड़ी जोर का थप्पड़ पड़ा था और वो उन्हीं की पार्टी के नेता ने मारा था और उनकी पत्नी भी थी और वो पूरा विवाद इस तरह कन्वर्ट कर दिया गया कि विधायक जी जो हैं वो कुर्मी समुदाय से थे और थप्पड़ मारने वाला ठाकुर समुदाय से था और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो विधायक जी ने कई सारे विधायक इकट्ठे किए
और फिर वो विधानसभा अध्यक्ष कई कई जगह अलग अलग जगह गए। तब योगी आदित्यनाथ के खतरे की घंटी बजी, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, एक विधायक से बदसलूकी का मामला था और 150-200 विधायक इकट्ठे हो गए थे। और हम लोगों ने अपने शो में कहा था कि योगी के खिलाफ जब भी अभियान शुरू होगा तो ऐसे ही होगा कि विधायक विद्रोह करेंगे और दिल्ली कहेगा संभालिए, और योगी जी के संग चूंकि विधायक है नहीं, संभाल पाएंगे नहीं। तो जैसे ही इकट्ठे हुए तो योगी जी के कान खड़े हुए। तो योगी जी ने तत्काल पहले तो उनसे पार्टी को निकलवाने की व्यवस्था करी, ठाकुर साहब लोगों को, और फिर 7 दिन बाद अब एफआईआर हो गई। यानी विधायक के पिटने की एफआईआर 7 दिन बाद देखी गई। कोई आम आदमी पिटेगा तो उसकी तो 7 साल बाद देखी जाएगी। कि पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है? नहीं, आम आदमी की तो लिखी ही नहीं जाएगी। हाँ, ये बात भी सही है। 7 साल किसने देखे हैं संजय जी? आम आदमी की तो एफआईआर लिखी नहीं जाएगी। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने आप को एक जाति के साथ में अपनी शिनाख्त कर ले, एक जाति के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले, जिस प्रदेश के अंदर हर बड़े महत्वपूर्ण मुकाम के ऊपर एक बिरादरी के लोग बैठे हो, मैं उस बिरादरी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मेरी एक कोई भी बात उस बिरादरी के खिलाफ नहीं है, मेरे ख्याल से आपकी भी कोई बात उस बिरादरी के खिलाफ नहीं है। उस बिरादरी के न जाने कितने पत्रकार मेरे मित्र हैं, जाने कितने लोग मुझे जानते हैं, बचपन से हम लोगों के पारिवारिक संबंध रहे हैं उस बिरादरी के अंदर, वो कोई सवाल नहीं है। यहां सवाल दूसरा है। यहां सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शासन चल रहा है और शासन की बागडोर किसके सामाजिक दृष्टि से किसके हाथ में है, उससे एक अजीब तरह की स्थिति वहां पे उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। इस तरह की स्थिति पैदा होते होते 2022 के विधानसभा चुनाव में रह गई थी। लोकसभा चुनाव में इसने अजीब तरीके से टर्न लिया, अजीब तरीके का रुख अख्तियार किया। तो वो लोकसभा के चुनाव की स्थिति भी बड़ी विचित्र किस्म की थी, वो भी इसी कारण से थी। कोई नहीं कह सकता है कि अगले आने वाले वक्तों में ये जो राजनीति है योगी आदित्यनाथ की, जो दूसरी हर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाली दूसरी हर बिरादरी के सामने एक चुनौती देती है कि अब वो भाजपा का समर्थन करके दिखाएं। स्थायी रूप से ब्राह्मणों के सामने चुनौती है कि आप भाई भाजपा के साथ रह सकते हो, आप दम बची हो तो भाजपा के साथ बने रहिए। कुर्मियों के सामने भी चुनौती आ गई है, अगर आप में दम बची है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहिए। दलितों और ओबीसी ने तो लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी वो उपचुनाव में भी साथ छोड़ देंगे या आगे विधानसभा चुनाव में नहीं साथ देंगे, तो तब परिस्थिति आएगी, तब हम लोग विश्लेषण करेंगे, तब क्या संकेत मिल रहे हो उन संकेतों को हम लोग देखने समझने की कोशिश करेंगे। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि जो बड़े बड़े सामाजिक ब्लॉक हैं, समाज समुदाय हैं, जो मुद्दतों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे, वो लोग अपने समर्थन के ऊपर इस तरह के घटनाक्रम के आलोक में पुनर्विचार कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। जो लोग ये समझते हैं कि केवल ये 10 विधानसभा चुनावों के जरिए ही सारी चीज तय हो जाएगी, नहीं, ये सामाजिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे चलती हैं। ये राजनीति को गहराई से प्रभावित करती हैं, लेकिन और बहुत जबरदस्त प्रभावित करती है, लेकिन उसमें देर लगती है। मेरा मानना है कि ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाला राजपूतवाद है, ये राजपूतवाद धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है, और इस बात को पता नहीं वो लोग ठीक से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा, ये मेरा एक डिस्क्लेमर है, मेरा एक इनकारी बयान है कि ये सब कहते हुए हम लोग राजपूतों के विरोध में नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ब्राह्मणों के समर्थन में नहीं है, हम राजपूतों के विरोध में नहीं है, हम कुर्मियों के समर्थन में नहीं है, हम एक राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, और वो परिस्थिति खुलकर सबके सामने आ गई, कोई दबी छिपी बात नहीं है। अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी की पोस्ट के बाद में और उनके खिलाफ लिखी गई एफआईआर, और उस एफआईआर को जिस तरह अदालत ने क्वेश्चन किया, उसके बाद में ये सब चीजें खुलकर पब्लिक डोमेन में आ गई हैं और उनके ऊपर जबरदस्त रूप से चर्चा हो रही है। तो ये सब बातें भाजपा आलाकमान को भी समझनी होंगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी समझनी होंगी। देखिए, भाजपा आलाकमान तो इतनी मोहब्बत नहीं करता है योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत रूप से, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहब्बत करता है योगी आदित्यनाथ से। तो उस स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी समझना होगा कि केवल योगी आदित्यनाथ के जो मुसलमान विरोधी बयान हैं, और वो सब लोगों को थूकने नहीं देंगे और ये सब नहीं, गंदगी नहीं फैलाना देंगे, खाद्य पदार्थ की चीजों में अध्यादेश ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बातें ठीक है, अभी माहौल बनाने में उनकी मदद कर रही हैं। हो सकता है इससे चुनावों के ऊपर भी कोई असर पड़े, लेकिन कुल मिलाकर जब असली परीक्षा होगी, असली परीक्षा 2027 में होगी, फिर असली परीक्षा 2029 में होगी, 2 साल बाद,
तब वो परीक्षा इस तरह के हथकंडेबाजियों से वो परीक्षा पास नहीं की जाती। देखो ठीक कह रहे हैं, और मजे की बात ये है कि इस बीच में पत्रकार बिरादरी भी कूद पड़ी। एक ठाकुर साहब ही हैं, वो फिर अब मतलब हम जाति का वो नहीं लेना चाह रहे, लेकिन ठाकुर साहब ही हैं, बड़े पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता टाइप की बातें करते हैं। आपके संग भी कई बार टीवी चैनल पे मैंने उनको बैठे देखा है। उन्होंने तो डिप्टी सीएम को कह दिया आस्तीन का सांप है, और वो योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं, तमाम लोग जानते हैं पूरे प्रदेश के। उन्होंने कह दिया ब्रजेश डिप्टी सीएम आस्तीन का सांप है और एक चुनाव नहीं जीत सकता। और मुद्दा इतना था कि केवल ब्रजेश पाठक से इतना पूछ लिया गया कि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने जहाँ-जहाँ जनसभाएँ करी, हरियाणा में बड़ी जीत हो गई। ब्रजेश पाठक ने इतना कह दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने हम सबको लगाया था, बड़ी जीत हो गई। अब वो पत्रकार साहब बेधक गए कि आप योगी आदित्यनाथ का श्रेय नहीं लेने देना चाहते, और ये तो आस्तीन का सांप है ब्रजेश पाठक। उसके बाद में फिर मुद्दा छिड़ गया कि जो आदमी इतना करीबी है योगी आदित्यनाथ का, सुनाए से उसके अखबार और मैगजीन को भी करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए, मैं पुष्ट नहीं हूँ, चर्चाएं हैं। वो आदमी ब्रजेश पाठक के लिए ऐसी बातें कह रहा है। तो ये लड़ाई ठाकुर बनाम कुर्मी नहीं है, ठाकुर बनाम पंडित की तरफ भी कन्वर्ट हो रही है। देखिए, राजपूत बनाम इस घटना के बारे में मुझे नहीं मालूम है। राजपूत बनाम ब्राह्मण जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की अभी की नहीं है। जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ रहा था, उस वक्त से मेरे घर में राजनीतिक माहौल था, घर में राजनीतिक चर्चाएं होती थी, पिताजी के साथ लोग बैठते थे। उस वक्त भी राजपूत बनाम ब्राह्मण उत्तर पिताजी प्रदेश की पिताजी राजनीति। एक सेकंड रुकूंगा। जी, पिताजी और आप दोनों इमरजेंसी में जेल भी गए थे ना? जी, 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 जी। आप दोनों ठीक लोग कह गए रहे थे। हैं आप। हाँ, हमारे पिताजी मीसा में बंद थे और मैं डीआईआर में बंद था। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में बंद था और वो मीसा बंद थे। थोड़े दिनों बाद उनको एक सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था, उनको और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को, और मैं इटावा जेल में ही रह गया था। मैंने बीए पार्ट 1 का इम्तिहान भी इटावा जेल में ही दिया था। मैं कहना ये चाहता हूं कि राजपूत बनाम ब्राह्मण ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक पुरानी फॉल्ट लाइन है। हमेशा ये दोनों प्रभुत्वशाली समुदाय उत्तर प्रदेश के ये कभी भी एक साथ नहीं रहे हैं। मोटे तौर पर ये एक दूसरे से राजनीतिक प्रतियोगिता करते रहे हैं। सामाजिक तौर पर दोनों में बड़े मधुर और नजदीकी संबंध रहे हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हैं राजपूत और ब्राह्मण, लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों के बीच में एक होड़ रही है। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। जब योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्राप्त हुआ, यही कारण, इसी होड़ के कारण ब्राह्मण जब भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो उसका मतलब ये नहीं था कि ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया। ठाकुर बहुत लंबे समय तक समाजवादी, उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का समर्थक बना रहा, और वो गैर भाजपा जो नेतृत्व था, ठाकुर नेतृत्व था, उसके अंदर अपनी पहचान तलाश करता रहा। कुछ दिनों वीर बहादुर सिंह के भी साथ अपनी पहचान तलाश की, कुछ दिन उसने विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ अपनी पहचान तलाश की। तो इस तरीके से ये होता रहा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि वो साधु संत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने क्षत्रिय समाज में पैदा होने पर गर्व है, जो बयान उन्हीं का बयान में दोहरा रहा हूं। उसके बाद से या उसके कुछ पहले से राजपूत समाज आदित्यनाथ जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। तब पहली बार ये दिखाई पड़ा मोटे तौर पर कि ब्राह्मण ठाकुर एक ही जगह बैठे हुए हैं राजनीति में। लेकिन उनका ये जो सहअस्तित्व भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ रहा है, ये सहअस्तित्व बहुत स्थायित्व वाला नहीं है, ये मैं मानता हूं। इसके अंदर कभी भी अंतर्विरोध और विरोधाभास पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर एक ठाकुर साहब का जिक्र, एक ठाकुर साहब मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह जी, रायबरेली से लड़े थे राहुल गांधी के खिलाफ। उन्होंने कह दिया कि प्रियंका गांधी की जैसी वायनाड का जिक्र आया, उन्होंने कह दिया कि अंततः लड़की भाग ही गई, लड़ जो नहीं पाई, बूढ़ी हो गई है प्रियंका गांधी के। लोग कांग्रेसी से बिलबिला गए, दिनेश प्रताप सिंह के घर पे आके गेट पे दे दिया कि ये चोर है। बड़ा हंगामा मचा लखनऊ में। अब आप सोचिए ये नया एंगल कि बीजेपी का मिनिस्टर प्रियंका गांधी को टिप्पणी कर रहा है, लड़की लड़ नहीं पाई, अंततः भाग गई, बूढ़ी हो गई है। ये टिप्पणी क्या? देखिए, राजनीति में पिछले दिनों राजनीति में अशिष्टता बहुत बढ़ी है, मर्यादा का बहुत हनन हुआ है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब से प्रधानमंत्री चुने हुए हैं, धीरे धीरे अशिष्टता की मात्रा कम होती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की है, लेकिन बाद में दूसरी पार्टियों ने भी अपना योगदान दिया है, दूसरे नेताओं ने भी अपना योगदान दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जिन सज्जन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये इसी प्रक्रिया की एक और कड़ी है। मुझे नहीं लगता, और कोई भी नहीं कहेगा,
और ना ही उनका, मैं समझता हूँ मतदाता भी इस बात से लेकर बहुत खुश नहीं होते इस तरह की बातों से। इस तरह की बातें करके लोग अपना नुकसान ही करते हैं, उनकी अपनी छवि गिरती है, उनकी पार्टी का नुकसान होता है। और जो जितना शिष्ट रहता है, जितनी मीठी जुबान राजनीति में बोलता है, अपने विपक्षी से भी शिष्टता से पेश आता है, सबकी योग्यता की प्रशंसा करता है, वो व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ता है और उसका सम्मान भी आगे बढ़ता है। इस छोटी-सी बात को सब लोगों को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कहना चाहिए। मुझे बताइए कि वायनाड से ये तो बिल्कुल 100% तय है कि प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएँगी। अब ज़रा कल्पना 100% कर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जब प्रियंका गांधी हाउस में आएँगी, नरेंद्र मोदी के भाषणों का जिस तरह वो जवाब देती हैं, आपको याद होगा जब न नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा था कि बहुत भयंकर शब्द कहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने पलट के एक तरह से थोड़ा पोलाइट होके कहा था, वो तो मेरी बेटी जैसी हैं। और हुँ, प्रियंका गांधी ने कहा, आप मेरे बाप जैसे नहीं हो सकते। तो हुँ। प्रियंका गांधी मोदी का बहुत भयंकर जवाब देती हैं। सदन की क्या स्थिति बनेगी जब प्रियंका गांधी हाउस में पहुँच मैं ये जाएँगी? मानता हूँ कि लोकसभा के पटल पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी विपक्ष की जो विपक्ष की जो उपस्थिति है उसको बहुत ही मजबूत करेगी। प्रियंका गांधी के अगर आप शब्दों पर ध्यान दें तो कभी भी वो अशोभनीय और अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। उनका लहज़ा भी बहुत भद्र किस्म का लहज़ा है। तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित रूप से लोकसभा में जो बहस होगी उस बहस को समृद्ध करेंगी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और कड़े जवाब देंगी और हो सकता है कई बार वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने में कामयाब रहें। वो राहुल गांधी की एक नज़दीकी लेफ्टिनेंट के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सदन में निभाने जा रही हैं। लेकिन अभी उनको वायनाड से चुनाव जीतना है। चुनाव एक ऐसी लड़ाई है जो आखिर तक इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनका हाथ बहुत भारी है, वो बहुत आगे हैं अपने विपक्षियों से। भारतीय जनता पार्टी जो उनके खिलाफ उम्मीदवार भी ठीक से नहीं खड़ा कर पाएगी, वहाँ पे वामपंथी दल ही शायद उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करें। भाजपा का उम्मीदवार तो केवल शोभा प्रतिष्ठा की चीज़ होगा वहाँ पे। उनकी लड़ाई तो सीपीआई से, सीपीएम वामपंथी उम्मीदवार से किसी से लड़ाई होगी उनकी। और राहुल गांधी के मुकाबले भी शायद सीपीआई की ही उम्मीदवार लड़ी थी वहाँ पर। अ, हाँ। लोकसभा चुनाव में। तो इस तरह का नज़ारा वहाँ पे होगा। प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएँगी और फिर हम लोग सदन में उनके बेहतरीन भाषणों को सुनेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत करी, धन्यवाद, आभार। ये थे अभय दुबे जी, आपने पूरी बातचीत सुनी, आपको समझ में आया होगा कि राजनीति कितनी निर्मम चीज़ है। कैसी लगी बातचीत ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।